अधिकारीगण, चाहे वो डीएमआरसी के हों अथवा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस के हों, सभा में उपस्थित सभी मित्रों, पत्रकार छायाकार मित्रों, विषय से जुड़े हुए तो सभी बातें जो आपकी टेक्निकल इश्यूज बाकी सब बता दिए हैं। मैं तो बैठा विचार कर रहा था कि आखिर आज ये इतना विचार करने का अवसर आया क्यों है। हम जानते हैं कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले उसने अपनी सुरक्षा की चिंता की है। चाहे वो कभी जंगल में प्रिमिटिव एक क्रीचर के नाते से रहा हो, शरीर के ऊपर खाल ढकी हो, बाद में उसने बस्ती बनाई हो, मकान बनाया हो, और बाद में जैसे जैसे विकास होता चला गया तो उस विकास में कई कदम आगे बढ़ते चले गए। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे अपने व्यक्ति के दायरे में हैं, छोटे दायरे में रहकर अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, किसी गांव में, जिले में, प्रदेश में, देश में अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, हम अपने सुख की आकांक्षा के लिए नए नए आविष्कार करके आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, नेचर के साथ भी हमारा टकराव शुरू हुआ। बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट वो लगे हैं कि आप इस प्रगति को अंधाधुंध कर रहे हैं, आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसमें एक रिस्क है, खतरा है। और रिस्क खतरे को भांपने वाले लोग सारी दुनिया में हैं आज। और जब सारी दुनिया में लोगों ने विचार किया तो एक ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट, जो टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल इरा उस समय था, इंडस्ट्रियल इरा में आने के बाद वो टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और बढ़ते हुए जब वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ गया एवरेज, तो चिंता हो गई। और चिंता हुई तो इस ग्लोबल वार्मिंग के नाते से कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए दुनिया भर में बहुत से सेमिनार होने शुरू हुए। पेरिस एग्रीमेंट हमको ध्यान में 2005 में हुआ, वहां सबसे पहले चिंता व्यक्त की गई, और उस चिंता को व्यक्त करते हुए एक कंसेप्ट आया कि दुनिया के सब देश नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी के नाते से अपने अपने टारगेट तय करें कि हम इस चैलेंज को कैसे ठीक करेंगे, कैसे इस विषय पर काबू पाएंगे। और उसके अंदर भी जो एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर चिंता की गई कि प्रदूषण बढ़ रहा है, वार्मिंग हो रही है, दोनों ही चीजें मानवता के लिए खतरा है। और जब दोनों चीजों का खतरा महसूस किया गया, यूएसए ने लीड लिया। उनका हम अपने यहां तय करते हैं कि हम अपने यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ चुका है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। और दुनिया के सामने एक लक्ष्य रखा कि किसी भी कीमत पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा खतरा हो सकता है। अब इस खतरे को लड़ाई लड़नी है। दुनिया को इकट्ठा होकर के पेरिस एग्रीमेंट 2005 में जब हुआ, उसके ऊपर सबने अपने अपने टारगेट तय किए। अमेरिका ने कहा कि हम नेट जीरो विल कंप्लाई बाय 2050, कि हम उस समय तक अपने यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेट जीरो की लेवल पर लाएंगे। और भारत ने उस समय तय किया कि विल बी नेट जीरो बाय 2070। हर देश ने अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस, ये उन्होंने कहा एनडीसी का मतलब ये अपनी कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे। और जब ये शुरू हुआ तो फिर सब लोग चौकन्ने हुए, जागृत हुए, पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान जाने लगा। कहीं वेस्ट का पॉल्यूशन है, तो कहीं वाटर पॉल्यूशन है, कहीं एयर पॉल्यूशन है। इन सब चीजों पर एक मल्टी पाथवेज हर सेक्टर को कहा गया कि आप लोग अपने यहां इन चीजों की चिंता करें। और उसी में जब अपने देश की आबादी बढ़ी और खास करके शहरों के ऊपर दबाव बढ़ा, तो हमारी जो जिसको हम अर्बन मोबिलिटी कह रहे हैं,
ये अर्बन मोबिलिटी की चिंता हुई, क्योंकि जब आबादी कम थी बहुत आसान था चलना फिरना, बस्तियां बढ़ गई। दिल्ली की हम चिंता अगर मतलब एक इतिहास देखते हैं, मैं दिल्ली के साथ बहुत पहले का इतिहास जानता हूं और मैं समझता हूं, अभी मैं विकास कुमार जी से पूछ रहा था कि यहां 70 साल से ऊपर की आयु के कौन कौन लोग बैठे हैं? है कोई? बैठे हैं। क्या उम्र आपकी? 78। सो यू आर एहेड देन मी, आई एम 71 ओनली। 1970 से मैं दिल्ली को देख रहा हूं, 1970 से। उस समय इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, इवन साइकिलिंग भी बहुत होती थी। आज तो साइकिलिंग कहीं दिल्ली में दिख नहीं सकती। उस समय ये हैंड कार्ट्स, रिक्शा, तांगा, ये दिल्ली की उस समय खूबसूरती भी होती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, फिर डीजल ऑटोज, फिर बसेस, रेड लाइन बसेस, और ये प्रदूषण, फिर विकास होना शुरू हुआ, निर्माण, कंस्ट्रक्शन इसमें। और अब दिल्ली की हालत क्या देखते हैं? AQI जब चिंता कर देते हैं 1000 से ऊपर पहुंच गया, सबको चिंता हो जाती है। यानी कई बार लगता है कि ये शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इतना असर कर रहा है कि मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। पिछले दिनों मैंने कोविड का समय देखा है। कोविड में दुनिया को चिंता हो गई, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सब अलर्ट हो गए, दुनिया भर की यूनिटी हो गई, इकट्ठे मिलकर के लड़ाई लड़ो। अब कहीं से पैदा हुआ लेकिन फैल तो सारी दुनिया में गया। अच्छी बात यह काबू में आ गया, और उसके लिए भी मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, बहुत उनकी प्रशंसा इस बात की करता हूं कि अपने देश में 2-2 वैक्सीन हमने बनाई, और 2 वैक्सीन बना करके न केवल अपने देश के लोगों की सुरक्षा की, बल्कि लगभग दुनिया के 100 देशों में हमने उस जो है कोविड की वैक्सीन वो सप्लाई की, 100 देशों को बचाया। तो ये चिंता सब तरफ जब आई, और इसमें से मल्टीपल, जैसे मैंने कहा कि पाथवेज की चिंता हुई, तो अर्बन मोबिलिटीज, और अर्बन मोबिलिटीज में भी क्योंकि दिल्ली में मेट्रो का जब शुरू हुआ, मेट्रो ने दिल्ली को बचाया, मेट्रो ने दिल्ली को बचाया। कल्पना कीजिए अगर ये मेट्रो न होती तो आज दिल्ली इस प्रकार के मोबिलिटी का सिस्टम बन नहीं सकता था। ठीक कहा, 70 लाख लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, रिकॉर्ड शायद 76-78 का बन चुका है। MRTC का, हमारा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। अब तो न तो केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर भी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, वहां तक भी मेट्रो अपनी पहुंच बना चुकी है। तो इसके अंदर किस प्रकार से हम पोल्यूशन को कम करें, और न केवल पोल्यूशन तो कम हुआ ही है, मेट्रो के लगने से अपने आप में जो व्हीकल्स भी आ गए हैं, और व्हीकल्स की कमी भी आई है, रोड व्हीकल्स की, तो उसके कारण से अपने आप में पोल्यूशन कम हुआ। लेकिन इसमें और भी अगला जो विषय है वो है कि पावर से सब चीजें, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पावर के ऊपर निर्भर है, और पावर की जनरेशन, इसमें भी पोल्यूशन, क्योंकि पारंपरिक इसका जो मेथड वो तो है थर्मल पावर से ऊपर डिपेंड थे, थोड़ा बहुत हमको हाइड्रो मिली, लेकिन उतना थर्मल अगर होगा तो पोल्यूशन तो वैसे ही चलेगा, और उससे भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग तो कम नहीं होगी। फिर ये आरी जब हम लेके आए तो कैसे आरी के ऊपर हम अपने आप को ट्रांसफर करें, और आरी के ट्रांसफर में सोलर और चाहे विंड, इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए जो मेट्रो ने बीड़ा उठाया है, ये बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, जिसका आज 1 मेगावाट का जो रूफटॉप सोलर को बनाने का नया जो प्रोजेक्ट लगाया है, जिसका भी उद्घाटन कराया गया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी तो 1 मेगावाट आज शुरू किया है, पहला ही है ना प्रोजेक्ट ये। टारगेट हमारा पहले 50 की अनाउंसमेंट की गई, अब विकास कुमार जी कह रहे हैं हमने 60 टारगेट कर लिया है। तो हम कैसे उसकी, यानी अपना सरफेस कैसे ढूंढ सकते हैं, कहां कहां सोलर संभव है, और ये जो नई टेक्नोलॉजी जो हमने बताई है, जो वर्टिकल
सोलर प्लेट्स का, और बोथ साइड जो उसका एक सिस्टम बनाया है, एक नई एक टेक्निक जो हम लेकर के आए हैं, इस पर आगे बढ़ना ही होगा। कम से कम अपनी मेट्रो के लिए अपनी जो पावर की आवश्यकता है वो आरी के ऊपर सारा आ जाए, हमको कोई भी फॉसिल पावर न लेनी पड़े। अगर ये हम करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम करेंगे। एक नई जो चीज मुझे बताई गई कि हमने नए जो टेक्नोलॉजी में इस एनर्जी एफिशिएंसी के नाते से बिल्डिंग्स का, तो हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो प्रोग्राम है वो तो है ही है, हर बिल्डिंग को हम उस प्रकार से कर रहे हैं। एक हमने ब्रेक के ऊपर भी ग्रीन, क्या है ब्रेक का, क्या हमने प्रयोग किया है, रीजनरेटिंग पावर फ्रॉम ब्रेक, यानी जब ब्रेक लगती है तो उसकी जो एनर्जी उसके अंदर कंज्यूम होती है, उसको भी काइनेटिक एनर्जी को हमने कैसे पावर में बदल दिया। एक यूनिक प्रोग्राम जो चलाया गया, इसके लिए भी मैं बहुत सराहना करता हूं इस बात की कि आपने एक अच्छा सिस्टम इसमें चलाया गया है। तो मित्रों, एनर्जी एफिशिएंसी की जितने भी इश्यूज हैं, एनर्जी कैसे कम लागत हो, कैसे हम उसमें, जैसा हमारे यहां मेट्रो के अंदर जो ट्रेडिशनल पावर को उपयोग करने वाले जितने साधन थे उसकी बजाय जो हम एलईडी का सिस्टम हमने लगाया है, इससे भी एनर्जी की एफिशिएंसी होती है। और इस एनर्जी एफिशिएंसी में न केवल मेट्रो बल्कि नए नए प्रयोग भी करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। संयोग से दोनों डिपार्टमेंट के जिनकी देखरेख मेरे जिम्मे है, उसमें हमारा महुआ भी है, उसमें पावर भी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए दोनों चीजों के नए नए विषय भी खड़े हो रहे हैं। कुछ विषय ऐसे हैं, हो सकता है जनता को भी पसंद भी ना आए। जैसे एक विषय आपकी जानकारी बता रहा हूं कि हम एयर कंडीशंस मैन्युफैक्चरर्स जितने भी लोग हैं, उनकी जो स्विचिंग सिस्टम है उस पर कैप लगाने का सोच रहे हैं। अभी कई बार हमने देखा है, घरों में हम जाते हैं तो एसी को चलाएंगे और वो गर्मियों में 18 डिग्री टेम्परेचर ला करके चला देंगे और रात को रजाई लेके सो जाएंगे। देखा ना ऐसा कभी? तो भाई इन दोनों की क्या जरूरत है? रजाई छोड़ दो, 18 से इसको 23-24 पर ले आओ। रूम टेम्परेचर, आइडियल रूम टेम्परेचर 23, 24, 25। इसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो हम क्यों नहीं अपने एसीज का सिस्टम ये करें कि 22 से नीचे आ ही नहीं सकता, और सर्दियों में जिसको वार्मिंग करते हैं उसको भी 30 डिग्री ले जाके चला देते हैं। थोड़ी देर में कहते हैं गर्मी हो गई, पंखा चलाओ, उसको भी हम 27 का क्यों नहीं कैप कर दें। एक सुझाव आपसे पूछ रहा हूं, बोलो ये ठीक है कि नहीं एनर्जी एफिशिएंसी में? अभी 22 से 27 करेंगे। आपकी जानकारी के लिए जापान ने इसको 26 डिग्री तय किया हुआ है। 26 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पर घर में सोते ही नहीं है। 25-26 पर सोते हैं। तो शरीर को कैसे अभ्यास देना हमारा अपना काम है। इससे केवल अपने शरीर को हम कोई तकलीफ ही नहीं दे रहे, शरीर को एक आइडियल अवस्था में ला रहे हैं, और बदले में लाभ जो हो रहा है हमको, पावर की जो एफिशिएंसी हम बढ़ा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा लाभ हम कर रहे हैं। क्योंकि इस चीज को जितना कम खपत करेंगे, क्वेश्चन उसकी पावर की, एनर्जी की कॉस्ट का नहीं है, बिल का नहीं है, बल्कि एनर्जी को जितना कम खर्च करेंगे उतना ठीक अच्छे उपयोग में उसको ला सकते हैं। क्योंकि सारा जो हमारा पावर का जनरेशन है वो सब हमारे नेचुरल जितने भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के ऊपर टिका हुआ है। सोलर ठीक है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसके लिए स्पेस तो चाहिए, स्पेस की एक सीमा है। इसी प्रकार से हाइडल, पानी बहुत है लेकिन उस हाइडल में वाटर का फ्लो, उसके लिए साइट्स तो चाहिए। अगर वो साइट्स होंगी तब जाकर के हम हाइडल में से ले सकेंगे। हम कोयले का जो हमारा जनरेशन है थर्मल का, उसको डिस्करेज करेंगे। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि कौन सा ऐसा साल आएगा जिस दिन हम ये तय करेंगे कि आज के बाद कोई नया थर्मल पावर प्लांट नहीं लगेगा। अभी वो स्थिति नहीं है, अभी चल रहा है, क्योंकि हमको आपूर्ति भी पूरी करनी है। तो ये सारी चीजें हमको साथ साथ देखनी पड़ेंगी, चाहे हमारा ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी की चिंता हो, हमारी एयर पोल्यूशन को कम करने की बात हो। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा काम किया है। स्वच्छता, हालांकि देश के प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि उन्होंने जो 15 अगस्त
2015 में जब ये घोषणा, 2014 में शायद, जब ये घोषणा की थी कि स्वच्छता यानी स्वच्छ भारत मिशन की जो घोषणा की थी लाल किले से, लोगों ने मजाक किया था कि ये देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता में घुस गया, झाड़ू उठा लिया। लेकिन इतना महत्वपूर्ण ये विषय उस समय कैसे उनको ध्यान में आया होगा। आज हमको लगता है कि देश ने बहुत बड़ी प्रगति की है, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से दुनिया में अपना स्थान बनाया है। स्वच्छ भारत अगर है तो लोग भी, चाहे विदेश के लोग हों, उनको थोड़ा यहां आने के बाद किस प्रकार के दृश्य देखते थे, आज उनको लगता है कि नहीं, देश और देश के बाकी शहर अच्छे हैं, स्वच्छ हो गए हैं। रीयूज ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूशन इतना जबरदस्त हो गया कि पानी की अगर हम रीयूज ऑफ वाटर यानी ट्रीटेड वाटर नहीं करेंगे तो पानी की आपूर्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए इस सिस्टम को भी हमने पूरा चलाया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेट्रो ने आज ये प्रोग्राम रखा है इस अवेयरनेस के नाते से, और आप लोग तो लगातार अब अगले सत्र में बैठेंगे, उन सत्रों में सब अपनी चिंता करें कि हम किस प्रकार से इस एक पवित्र कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी हो, चाहे वो पोल्यूशन को दूर करना हो, अथवा नई नई टेक्निक के माध्यम से एनर्जी को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम में। इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से दिस विल बी आवर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। धन्यवाद।